ठीक। स्क्रीन शेयर हो रही। मैं शेयरिंग करूँ। अब स्क्रीन शेयर हो रही होगी, आपको नजर आ रहा है मोबाइल की स्क्रीन? जी बिल्कुल आ रहा है सर। अच्छा, इसमें आप सबसे नीचे देखें, फोर्थ ऐप, ये है सैनफोर्ड, ठीक है, जिसमें चाइनीज में लिखा हुआ है ये नजर आ रही है आपको? अच्छा, जी यस। इसमें इसमें एक सर्च तो आप यहाँ से कोई भी चीज लिखेंगे, जैसे हम लेट सपोज पीजेपी निमोनिया लिखते हैं जनरल, ये आपको पूरी शॉर्ट इन्फो और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट का पूरा प्रोटोकॉल और अल्टरनेटिव्स के साथ बताता है, डोजिंग और उसके साथ और क्या चीजें देनी है वो सारा आपको बताता है। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है इसमें, एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रा, अगर इसको आप खोलें और हम लिखते हैं लेट सपोज के एसिनेटोबैक्टर, और आप देखना चाहते हैं कि एसिनेटोबैक्टर को, सॉरी ये सारे खुल गए, ठीक है, और आप देखना चाहते हैं कि क्या मीरोपेनम इस पे काम करती है, ठीक है, तो आप मीरोपेनम को क्लिक करेंगे तो आपको ये बता रहा है कि मीरोपेनम काम करती है, लेकिन इसका वेरिएबल रिस्पॉन्स है, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें कि सुडोमोनास, ये खोलना चाहें और सुडोमोनास को देखें तो इसकी अच्छी एफिकेसी है सुडोमोनास पे, ठीक है। तो आपके पास अगर कल्चर रिपोर्ट आती है और आपको वो रिपोर्ट में मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, अच्छा, तो अगर आपको कोई भी कल्चर मिलता है और उसमें आपको लगता है, अच्छा, और उसमें आपको लगता है कि काफी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आप बेस्ट ऑप्शन उसमें से चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम चलते हैं, ये नेक्स्ट ऐप आपको नजर आ रही होगी, ये हॉपकिंस ऐप, ठीक है। तो इसमें एंटीबायोटिक्स गाइड है और उसके साथ, लेकिन आपने अगर सर्च करनी है कोई भी चीज, लेट सपोज फ्लूकोनाजोल आप देखना चाहते हैं, तो फ्लूकोनाजोल की डोजिंग, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज करनी है, कैसे यूज करनी है, कितनी डोज में यूज करनी है, ठीक है, ये आपको मिल जाएगी और ड्यूरेशन के साथ। और फिर रीनल एडजस्टमेंट भी आप चेक कर सकते हैं कि कितने परसेंट, कितना जीएफआर हो तो कितनी आपने एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा था आईडीएस से, तो ये आईडीएस से गाइडलाइंस है और ये फ्री है। इसमें आपके पास काफी सारी गाइडलाइंस है जो, इसमें कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो अभी अपडेट हुई हैं, कुछ जो हैं अभी अ, थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन पुरानी का मतलब ये नहीं है कि वो गाइडलाइन अपडेट, वो असल में अपडेट हुई नहीं है। तो इसमें आप जैसे ये कोविड की है, कोविड की गाइडलाइन डेली अपडेट हो रही होती है,
ठीक है, अब इसमें अगर हम कुछ चीज़ देखना चाहें, लेट्स सपोज़ हम चलते हैं कि अ, इन्फ्लुएंज़ा पे चले जाते हैं, तो इन्फ्लुएंज़ा की ये फुल गाइडलाइंस है, ये भी आप खोल सकते हैं और इसमें जो ईज़ी पार्ट है वो एग्ज़ेक्टिव समरी है, सॉरी अ, ये इसमें जो रिकमेंडेशंस हैं आप डायरेक्टली खोल सकते हैं, ट्रीटमेंट की रिकमेंडेशंस क्या है, तो आपको फौरी तौर पे ट्रीटमेंट रिकमेंडेशंस मिल जाएँगी, ठीक है? इन 3 ऐप्स में कोई क्वेश्चन? सर इनमें सबसे ज्यादा अप टू डेट कौन सी होती है? आप कौन सी रेकमेंड करें? सबसे ज़्यादा कौन-सी रिकमेंड करता हूँ? जी सर, अप टू डेट सबसे ज्यादा कौन सी होती है इनमें से? हाँ, मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि जो लेटेस्ट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होती हैं, जी सर। इनमें तीनों ही ना ये अपडेट हो रही होती हैं, ठीक है? सर। और जब भी आप खोलेंगे वो कहेंगे कि न्यू गाइडलाइंस अवेलेबल, उसको आपने डाउनलोड कर लेना है फौरी तौर पे, जी सर। ठीक है? तो इसमें कोई वो नहीं है कि जो पुरानी होती हैं या वो हाँ, जो सबसे फास्ट अपडेट होती है वो हॉपकिंस है, सर। ठीक है? और सेकंड पे आईडीएस से फिर सैनफोर्ड है, जी ठीक सर। है? अच्छा, अब चलते हैं क्लिनिकल इन्फो एड्स की गाइडलाइंस। तो आप लोगों में से किसी ने डबल आवाज़ क्यों आ रही है? अच्छा, फिर से आ रही है। अच्छा, अच्छा। तो ये आप अगर देखें तो ये गाइडलाइन डिटेल्स कैश्ड हो रही हैं, जो रिफ्रेश हुई हैं वो आ रही हैं अभी, ठीक है? तो इसी तरह आपके पास भी जब आएगा तो पहले ये डाउनलोड करेगा और उसके बाद फिर आपको शो करेगा, ठीक है? अच्छा, अब इसमें मेरा क्वेश्चन ये था कि एचआईवी के पेशेंट कोई देख रहा है आजकल? जी एक देख। जी, जी। हेलो? जी, एक है इस वक़्त हमारे पास। एक है आपके पास, ठीक है। तो उसमें अगर कोई भी इश्यू होगा आपको एंटी-रेट्रोवायरल स्टार्ट करनी है या आपके जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हैं उनको देखना है। आप यहाँ से अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की जो निकालेंगे आपको सारे इन्फेक्शन बैक्टीरियल एंटेरिक पार्टुलोसिस, कैंडिडियासिस, ठीक है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, सीएमवी, हिस्टोप्लाज्मोसिस ये सारे ही आप यहाँ से देख सकते हैं जो एचआईवी के लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स हैं, ठीक है? लेट्स सपोज़ हम क्योंकि पीजेपी को खोल लेते हैं, तो ये उसकी ब्रीफ समरी है, ठीक है, फॉर एचआईवी पेशेंट्स, ठीक है? जी सर। अच्छा, नेक्स्ट है सीडीसी वैक्सीन शेड्यूल। वैक्सीन शेड्यूल अब हम करते हैं अडल्ट कंडीशंस। लेट्स सपोज़ प्रेगनेंसी में आपने देखना है कि कौन-सी वैक्सिनेशंस देनी है, कौन-सी रिकमेंडेड नहीं है। तो यहाँ अगर देखें तो इन्होंने कंट्रा इंडिकेटेड वैक्सीन्स लिखी हुई हैं। आपको आवाज़ ठीक आ रही है? सर डबल आ रही है। डबल आ रही है? एको हो रही है सर। ठीक है, 1 मिनट, फिर 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। ये सब पार्टिसिपेंट्स अगर अपने म्यूट कर लें तो फिर शायद ठीक हो जाए। नहीं ब्लूटूथ कनेक्ट करो।
सबको किए एक नोट कर लें सारे। हेलो ये ब्रादर जो गैलेक्सी के साथ कनेक्टेड है वो म्यूट कर लें, गैलेक्सी के साथ जो कनेक्टेड है। ठीक है, अब आवाज आ रही है? जी सर, अब ठीक है। अब ठीक है, चले। अच्छा, हम थे सीडीसी वैक्सीनेशन स्केड्यूल्स पे। अब ये जैसे प्रेगनेंसी है, ये अडल्ट कंडीशंस जो कि डिफरेंट कंडीशंस में आपने वैक्सीनेट करना है, तो इसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। क्रॉनिक लिवर डिजीज में, डायबिटीज में, हेल्थ केयर पर्सनल को, ठीक है, एचआईवी के पेशेंट्स के, एंड स्टेज रीनल डिजीज हो गया, एस्प्लीनिया। एस्प्लीनिया का मतलब है कि स्प्लेनेक्टमी वाले पेशेंट भी एस्प्लेनिक होते हैं, ठीक है। तो ये सारे इनकी वैक्सीनेशंस आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको शेयरिंग खत्म कर लेते हैं। सर यहीं से अगर आप बता भी दें कि ये फ्री में डाउनलोड कैसे करनी है, चलें, दैट विल हेल्प। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं बताता हूँ, एक मिनट। हमें दोबारा स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी, एक मिनट। गायब हो गया। अच्छा, अब नजर आ रही? प्ले स्टोर पे जाए। हेलो जी सर, आ रहा है। जी, प्ले स्टोर पे जाएं, यहाँ जाके आपने लिखना है गाइडलाइंस ऐप। तो ये सबसे पहले आ रही है, ठीक है। यहाँ से आप ओपन करेंगे, उसके बाद इसको जब ये ओपन होगी, फिर ये रिसोर्स डाउनलोड करेगी, और उसके बाद फिर आप इसको यूज करें। इसी तरह सीडीसी सीडीसी मोबाइल ऐप, सीडीसी वैक्सीनेशन वैक्सीन स्केड्यूल, ठीक है। तो ये भी इसी तरह मेरी डाउनलोडेड है, इसीलिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है इसमें। सैनफोर्ड सैनफोर्ड गाइड, ठीक है। तो इसी तरीके से बाकी सारी ऐप्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। एड्स इन्फो वाली ग्रेट, इसका थैंक नाम यू है, सर। क्लिनिकल इन्फो। ये सबसे ऊपर जो नजर आ रही है, ये है ऐप, ये this one, ठीक है। ये वो ऐप्स हैं जो कि आप क्लिनिक में बैठे हुए हैं और आपको कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप इससे सर एक क्वेश्चन है कि क्या जी ये एप्पल स्टोर पे भी अवेलेबल है? बिल्कुल, एप्पल स्टोर पे अवेलेबल है ये सारी। ठीक, थैंक यू। जी, ठीक है, ये तो खत्म हो गई बस। अब नेक्स्ट
अच्छा, अभी नेक्स्ट हम फौरन शुरू करें या आप कुछ टाइम लेना चाहते हैं दरमियान? नहीं प्लीज करें, प्लीज कंटिन्यू। शुरू करें, ठीक है, ठीक है। शेयर हुई, शेयर हुई। हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी सर, आवाज आ रही है। सर एक ठीक। बात पूछनी थी, ऐसी कोई ऐप है जो हमारे पाकिस्तानी प्रोफेसर्स ने पाकिस्तान रिलेटेड इस तरह का कोई डेटा इकट्ठा किया हो, या ड्रग रेजिस्टेंट चीजों के लिए एंटीबायोटिक्स की यूज पे कुछ इस तरह का ऐप हो? नहीं, इस तरह की पाकिस्तानी ऐप तो मुझे मेरे नॉलेज में नहीं है, और दूसरा ये है कि स्टैंडर्डाइज्ड ऐप अगर होती और जो हमारे MMIDSP के थ्रू अगर होती, तो वो उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी इन्फेक्शियस डिजीज सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, तो उस पे वर्क हो रहा है, और इंशाल्लाह वो भी आ जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल कोई ऑथेंटिक ऐप नहीं है, अगर किसी ने बनाई हुई होगी तो वो पर्सनल लोकल ऐप होगी, जिसकी ऑथेंटिसिटी पे मैं कमेंट नहीं कर सकता। तो बाकी ये है कि ये ऐप्स जो है ये आपको थोड़ा-सा आपको ये देखना होगा कि पाकिस्तान के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपने सोचना है, सिर्फ़ इतना फ़र्क होता है। अदरवाइज़ जो ट्रीटमेंट है मेरे ख़्याल में वो वेरी नहीं करता इतना ज़्यादा, ठीक है? ड्रग रेज़िस्टेंस थैंक यू जब सर। आती है तो ड्रग रेज़िस्टेंस में वो भी वही यूज़ करते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है, बल्कि उनके पास कुछ ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल है, हमारे पास कुछ कम है, ठीक है? तो वो ऑप्शन फिर हमें पता होने चाहिए। वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यू वीक्स में ड्यूरिंग इन्फेक्शंस, और उसके बाद फिर एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप के दौरान। सर इन ऐप्स का BNF के साथ कुछ डिफरेंस है? हाँ, बीएनएफ के साथ कोई ख़ास डिफ़रेंस नहीं है, बीएनएफ तकरीबन सेम ही है। बीएनएफ के साथ कोई डिफ़रेंस नहीं है, अगर आप बीएनएफ यूज़ कर रहे हैं और बीएनएफ की ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो इट्स जस्ट द सेम, ठीक है? तो दोनों ही इक्वली इफ़ेक्टिव हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। ओ अच्छा, स्टार्ट करते हैं प्राइमर से, जो हम केस 1 पे चलते हैं। केस 1 हमारे पास है एक 59 years old lady with no comorbidities admitted in obs-gynae department for elective total abdominal hysterectomy due to UV prolapse. She had prolonged anesthesia recovery and needed 2 pints of PAC RBCs during surgery, shifted to the floor after 6 hours HDO monitoring. She was started on ceftriaxone metronidazole on the floor. On her third day post-op, she started having fevers and shortness of breath. Clinical exam revealed oxygen saturation on ambient air was 86%, left-sided crepitations with diminished breath sounds. She was started on 4 liter supplemental oxygen, started maintaining saturation around 94%. अच्छा जी, तो पढ़ लिया आपने? जी हाँ, क्योंकि ये डिस्कशन है, इसमें सिर्फ मैं पढ़ाऊँगा नहीं, आप लोगों का इनपुट चाहिए होगा मुझे, ठीक है? तो अगर मैं तेज़ बोल रहा हूँ, तो आपने बताना है कि स्लो बोलें ताकि हमें पता चले, ठीक है? और अगर आप खुद पढ़ना चाहें, तो अपने लैपटॉप या मोबाइल की स्क्रीन से खुद भी इसको पढ़ सकते हैं। मैं सफिशिएंट टाइम दूँगा ताकि ये सिनेरियो आप पढ़ लें, ठीक है? तो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? अच्छा, इसमें जो ऑप्शन है, पहले तो मैं ऑप्शन नहीं शो करूँगा। आपके ख्याल हैप में क्या हो सकता है इसे? हैप
हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, ठीक है। और क्या हो सकता है? पेशेंट की प्रोलॉन्ग सर्जरी थी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, बिल्कुल। और क्या हो सकता है? पल्मोनरी एडीमा सर हो सकता है, हेवी। पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, बिल्कुल, ठीक है। एस्पिरेशन और जी, एस्पिरेशन हो सकती है सर। एस्पिरेशन, जीसीएस वाज 15/15, तो एस्पिरेशन जो है वो लेस लाइकली है, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी है, एस्पिरेशन हो सकती है ड्यूरिंग रिकवरी, ठीक है। तो सॉरी, इनमें से आपको क्या लगता है मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है? मोस्ट लाइकली हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया यस जी, यस। है टॉप तरफ में। है उसकी हॉस्पिटल वजह ये एक्वायर्ड। तो उसको फीवर है, देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, तो जी, ड्रॉप ऑक्सीजन सैचुरेशन है। सो हम्म, मोस्ट प्रोबेबली अगर ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो तो इट कुड नॉट बी हाई डिग्री टेम्परेचर, नहीं मेरे ख्याल में नहीं होता हाँ, उसमें। बिल्कुल हाई तो शायद डिग्री इस वजह से। टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। आल्सो एम्बोलिज्म में फीवर हो सकता है, लेकिन हाई डिग्री नहीं होना यस चाहिए, यस। ठीक है। सर ऑल अच्छा, पेशेंट उसके बाद ये फॉर्चुनेट क्या रिएक्टिव प्लूरल एफिशिएंसी इस तरह कर सकती है सर्जरी के बाद? अगर पैरानिमोनिया तो फिशन हो सकता है No idea, but it must be having some chest pain also, what I believe, right? ठीक है। So उसका कोई हिंट नहीं है शायद इसमें। हाँ, उसमें मोस्टली पेशेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आते हैं, उनको फीवर नहीं होता, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया है, ये मैंने सबसे टॉप पे लिखा है, लेकिन हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया जो है ये टर्म अबेंडेंट हो चुकी है, ठीक है। रीसेंट गाइडलाइंस में, जो आईडीएससी की रीसेंट गाइडलाइंस हैं, उसमें हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया जो है वो अबेंडेंट हो चुकी है, ठीक है। तो वो निमोनिया ही लिखा जाता है, ठीक है, और निमोनिया ड्यू टू सुडोमोनास और हॉस्पिटल पैथोजेंस, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। हाँ, अब हमने, क्योंकि अब हमने कम से कम डिफरेंशियल्स 2 निकाल लिए हैं कि 2 डिफरेंशियल्स हो सकते हैं। उसके लिए आपने वर्कअप क्या करना विद रैशनल, सबसे पहले हम एक्सरे कराएंगे पेशेंट चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, ठीक है। फिर चेस्ट एक्सरे में भी उसका जो है एबीजी करवा लें। सर सी ये भी रिएक्टिव प्रोटीन्स करा सकते हैं। करवाएंगे, सीबीसी करवाएंगे, सीबीसी उसमें करवाएंगे, एबीजी न्यूट्रोफिलिया करवाएंगे, देखने के लिए, ठीक। ठीक है। सी रिएक्टिव न्यूट्रोफिलिया, प्रोटीन्स करवाएंगे, सीआरपी करवाएंगे, ठीक है। ठीक है। सीटीपीए होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। वेल स्कोरिंग करें। If we are scoring, if we are thinking about pulmonary embolism, then we can see हम्म, तो yes. बिल्कुल, ठीक है कि अगर ठीक एक्सरे है। हमें क्लियर मिल रहा है, और एक्सरे में क्या हमें ब्लड कोई कल्चर फाइंडिंग भेजने चाहिए इस वक्त या नहीं? जी सर, Yes, बिफोर द स्टार्ट definitely. एंटीबायोटिक्स लाना चाहिए। Yes, sir, because she's hospitalized. That's why maybe she's acquired other infections. हाँ, ब्लड कल्चर इसलिए ब्लड भिजवाने चाहिए कि जब भी पेशेंट फिब्राइल हो, ठीक है, और हॉस्पिटल में है, तो आपको ब्लड कल्चर्स भिजवाने हैं। उसकी वजह हम आगे डिस्कस करेंगे। वैसे उसकी वजह मैं अभी बता देता हूँ। उसकी वजह ये है कि ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी डिपेंड्स ऑन द पॉजिटिविटी ऑफ ब्लड कल्चर्स, ठीक है। Very true. नमूनिया की ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन कितनी होती है, हम जो नॉर्मल रखते हैं? 10 to 14 days. नहीं, 10 to 14 बहुत ज्यादा हो जाते हैं। 7 5 to 7 7 डेज, to 10. 5 to 7 5 days. to 7 डेज अनकम्प्लिकेटेड नमोनिया के लिए 5 to 7 डेज। लेकिन अगर ब्लड कल्चर पॉजिटिव हो ऑन टॉप ऑफ नमोनिया जो कि कम्प्लिकेट नहीं हुआ, देन वी हैव टू कंप्लीट 14 डेज फ्रॉम नेगेटिव ब्लड कल्चर, ठीक है। आजकल के सर हालात को मद्देनजर रखते हुए हमें रैपिड एंटीजन टेस्ट फॉर कोविड भी करना चाहिए। कोविड भी करवाना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, लेकिन कोविड, ठीक है, कोविड को भी रख लेते हैं, कोविड भी करवाना चाहिए। चलते हैं आगे। हमें सिस्टम वो जो प्रेजेंटेशन है वो क्या कहती है।
chest x-ray showing left side diffusion and patch of consolidation. Her white count jumped from 7,000 per microliter to 18,000 per microliter. तो इनिशियली जब पेशेंट आई थी फ्लोर पे, उस वक्त जब सर्जरी से पहले इसका WBC काउंट था दैट वाज 7,000, और आफ्टर सर्जरी अब जब पेशेंट फिब्राइल हुआ है तो उसका WBC काउंट 18,000 पर माइक्रोलीटर है। तो अब ज्यादा लाइकली क्या हो सकता है? निमोनिया की फ्यूजन। जी सर निमोनिया और पैरानिमोनिया की फ्यूजन हुई है। निमोनिया एंड पैरानिमोनिया की फ्यूजन, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम आपको याद है इसको एंटीबायोटिक्स कौन सी मिल रही थी? मेट्रोनिडाज़ोल, ठीक है। तो अभी क्या हम इनमें से आपने चूज करना है कि हमने क्या देना है? सॉरी, ये ऑप्शंस। I think second one, sir. सेकंड वन, रैशनल क्या है सेकंड वन का? Start azithromycin. Macrolide है सर, वो atypical pneumonia में भी उसके लिए। एजिथ्रोमाइसिन फॉर एटिपिकल निमोनिया, ठीक है, सही है। और सेफ्ट्राक्सोन और मेट्रोनिडाज़ोल वो हम दे रहे हैं जी। सर वो जो उसकी हिस्टेरेक्टमी को कवर करने के लिए। जी, हिस्टेरेक्टमी हुई है और उसके लिए उन्होंने सेफ्ट्राक्सोन और मेट्रोनिडाज़ोल दी है। मेट्रोनिडाज़ोल किन चीज को कवर करती है? कौन से बग्स हैं जिनको मेट्रोनिडाज़ोल ने कवर करना? एनारोबिक इन्फेक्शन। एनारोब को कवर करना है। और सेफ्ट्राक्सोन ने एरोबिक को। एरोबिक में कौन से? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। आवाज नहीं आ रही। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम, आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही है सर। ओके, दैट्स ग्रेट। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों, ठीक है। और एजिथ्रोमाइसिन ने क्या करना है? एटिपिकल को सर कवर करेगी। एटिपिकल कौन से होते हैं सर? ये क्लेप्सियला और लेगियोनेला और माइकोप्लाज्मा। हाँ, लेजियोनेला, माइकोप्लाज्मा ये एटिपिकल्स हैं। क्लेप्सियला एटिपिकल नहीं है। सेफ्ट्राक्सोन कवर करता है क्योंकि ये सेल वॉल एजेंट है। सेफ्ट्राक्सोन सिर्फ उन पे इफेक्टिव होता है जिनकी सेल वॉल होती है। एटिपिकल हम उनको इसीलिए कहते हैं कि उनकी सेल वॉल नहीं होती, इसीलिए हमें ऐसे एजेंट्स चाहिए होते हैं जो कि या तो आपके राइबोसोमल एजेंट पे काम करें या आपके डीएनए पे काम करें। कोई आवाज नहीं है। नहीं आ रही आवाज? सर आ रही है। आ रही है जी सर, क्लियर आ रही है आवाज। क्लियर आ रही है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे एजिथ्रोमाइसिन और सेफ्ट्राक्सोन मेट्रोनिडाज़ोल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अच्छा, बाकी ऑप्शन भी डिस्कस करते हैं। पिप्रसिलिन टैज़ोबैक्टम क्यों नहीं दे रहे हम? सर रेजिस्टेंस हो जाएगी अगर वो फर्स्ट लाइन से हो रहा है, तो फिर हम क्यों जाएं इस ऑप्शन पे? रेजिस्टेंस हम डेवलप करना चाह रहे हैं। पहले हमें ट्राई करना है कि जो एम्पिरिक थेरेपी है और जो रिकमेंडेड थेरेपी है उसको हमने ट्राई करना है। और कितनी देर के लिए ट्राई करना है? सर वही 5 to 7 डेज के लिए। अगर रिस्पांस नहीं आ रहा तो फिर हम वी कैन ऑलवेज गिव इट फॉर द लॉन्गर। 5 से 7 डेज में तो ये 94 से 94 अभी 4 लीटर्स पे है और ये 15 लीटर पे चला जाता है पेशेंट विद इन 8 आवर्स। तो फिर क्या करेंगे? फिर तो सर शायद लॉन्ग टर्म देंगे। हाँ, तो हमें हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ये होता है कि अगर पेशेंट स्टेबल है और आपने न्यू ड्रग ऐड की है और पेशेंट जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में ही 2 दिन 48 आवर्स रहता है या उससे बेटर होने लग जाता है 48 आवर्स में, तो फिर आपने वही कंटिन्यू करनी है, ठीक है। बेसिकली सर रिस्पांस टू ट्रीटमेंट मॉनिटर करना है और उसके अकॉर्डिंग टेपर वो करना है। रिस्पांस टू ट्रीटमेंट मॉनिटर करना है। अगर आपको लगे कि पेशेंट वर्स हो रहा है तो इसका मतलब है आपकी रिजीम काम नहीं कर रही, फिर आपने उसको एस्केलेट करना है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ये पेशेंट वर्स हो रहा है और विद इन आवर्स वर्स हो रहा है तो फिर 48 आवर्स का वेट नहीं करना। ठीक।
ओके जी, अच्छा, तो ठीक है। She was started on IV azithromycin with ceftriaxone and metronidazole. After 12 hours, she went into respiratory distress and shifted to ICU and intubated. ठीक है, तो अब क्या करें? अब इसके शिफ्ट क्या एंटीबायोटिक चेंज करेंगे सर इसके जी, मेरे ख्याल में एंटीबायोटिक वो टेज़ोबैक्टम पाइपरसिन पिपरासिलिन टैज़ोबैक्टम। अच्छा, पिपरासिलिन मे बी वो टैज़ोबैक्टम देने से पहले हमें क्या करना है? कल्चर्स में पहले कल्चर भेजना है दोबारा सीबीसी रिपीट करा लेंगे हाँ, सीटी में भी कराना चाहिए। IDSA और अमेरिकन थोरेसिक सोसाइटी की जो रिकमेंडेशंस है ना, वो ये है कि अगर पेशेंट एम्पिरिक थेरेपी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा और पेशेंट में आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कल्चर सूडोमोनल या मर्सा इन्फेक्शन, ठीक है, तो तब आपने पहले ट्रेकियल कल्चर या स्पुटम कल्चर भिजवाना है और उसके बाद ये स्टार्ट करनी है सूडोमोनल कवरेज, ठीक है। तो her tracheal aspirate sent for gram staining in culture, escalated therapy to piperacillin tazobactam along with azithromycin. Her pleural fluid exam was consistent with parapneumonic effusion, जो आपकी initial impression था, ठीक है। On day 5, microbiology alert received that tracheal aspirate gram stain showed gram negative rods. अब क्या करें? सब टेज़ोबैक्टम हो दे रहा है ग्राम नेगेटिव पार्ट को कवर कर लेती है पिपरासिलिन टैज़ोबैक्टम तमाम ग्राम नेगेटिव रॉड्स को कवर करती है, ठीक है। तो इसीलिए अगर हमने देखना है क्लिनिकली पेशेंट कैसा जा रहा है, ठीक है, तो हमने चेंज नहीं करनी थेरेपी, ठीक है। इसमें मैंने एक क्वेश्चन रखा था कि चेंज एजिथ्रोमाइसिन टू लेवोफ्लॉक्सिन, चेंज पिप्टाज टू मीरोपेनम, चेंज पिप्टाज टू लेवोफ्लॉक्सिन नहीं करनी, थेरेपी वही चलेगी, ठीक है। उसके बाद ICU कंसल्टेड इन्फेक्शियस डिजीज team, they advise to continue peptides and azithromycin for now. On day 6, her fever settled down. White blood cell counts were settling as well. She was on minimum ventilator settings and she was weaned off on day 7, maintaining saturation on ambient air after 6 hours post-intubation. Tracheal aspirate came back positive for Acinetobacter pneumoniae sensitive to colistin and polymyxin. बाकी सारों को रेजिस्टेंट था। अब क्या करें? तो कोलेस्ट्रॉल और पोलिमिक्सिन दोनों स्टार्ट करने होंगे कोलेस्टिन पता नहीं कब पॉलीमिक्सिन ये स्टार्ट करें? अवेलेबल है पाकिस्तान में जी, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्टिन अवेलेबल है, हम कोलेस्टिन यूज करते हैं और पानी की तरह यूज होती है, तो उसमें परेशानी हम लोग पहले ही रिस्पॉन्स अच्छा जी, पेशेंट वीन ऑफ हो गया है अगर पेशेंट क्लिनिकली बेहतर है वीन ऑफ हो गया है तो मेरे ख्याल से क्रॉनिक ट्रीटमेंट ठीक कंटिन्यू रखते हैं अच्छा, अगर गौर से देखें इनकी पूरी सिनेरियो इस पेशेंट का, तो पेशेंट जो है उसको हमने पिप्टाज और एजिथ्रोमाइसिन दी और डे 6 पे उसका फीवर सेटल हो गया, WBC काउंट ठीक हो गए, वेंट सेटिंग्स डाउन हो गई, पेशेंट वीन ऑफ हो गया वेंट से और रूम एयर पे वो सैचुरेशंस मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो ट्रेकियल एस्पिरेट अब आया है और उसमें सेंसिटिव नहीं है वो ड्रग जो हम दे रहे थे, तो आपके ख्याल में इसे ट्रीट होना चाहिए इस एसिनेटोबैक्टर? सर जब रिस्पांस कर लिया उसने तो फिर तो आई डोंट थिंक सो। डेफिनेटली इसको रिस्पांस कर लिया। अच्छा, अब इसका क्या है कि थेरेपी चेंज होनी चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल में थेरेपी नहीं चेंज होनी चाहिए। आपके ख्याल में होनी चाहिए? नो नहीं होनी सर चाहिए, सर एक जो क्वेश्चन है प्लीज। ठीक है। तो ICU कंसल्टेंट को बताया गया, उन्होंने कहा कि कंटिन्यू सेम ट्रीटमेंट। एक्सक्यूज मी अब सर एक ये बताएं क्वेश्चन है कि जी, ये क्वेश्चन आपके लिए है, मैं अभी पूछ रहा हूँ, ठीक है। colonizer ये व्हाई कंसल्टेंट आस्क्ड टू कंटिन्यू करंट केयर? all of the above ऑल ऑफ द अबव। माइक्रोबायोलॉजी रिपोर्ट भी गलत थी। तो यही सर नंबर मैं भी यही क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि अगर ट्रेक एंडोट्रेकियल जो थी कल्चर वो अगर उसके साथ नहीं कर रहा था तो फिर कैसे उसने रिपोर्ट उसको रिस्पांस कर लिया? हाँ, तो क्योंकि जो हमारा रेस्पिरेटरी फ्लोरा है ना वो भी कॉलोनाइज्ड होते हैं हम, ठीक है।
तो कॉलोनाइजर्स भी होते हैं, लाजमी नहीं कि हर बग हर वक्त एक्टिव हो और वो इन्फेक्शन काज कर रहा हो। तो इस वक्त एसिनिटोबैक्टर जो ग्रो की है ट्रेकियल एस्पिरेट पे, वो कॉलोनाइजर था, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी ओके रिपोर्ट रॉन्ग नहीं थी, वो कॉलोनाइजर है, उसे हमने ट्रीट नहीं करना, ठीक है, लेकिन उसको कंसिडर करना है। तो ये कंटामिनेशन हो सकती है सिनोटोबैक्टर की? कंटेमिनेशन लेस लाइकली होती है अगर आपका जो आप जिस बॉटल में भेज रहे हैं वो पहले पानी से धो के भेजेंगे तो डेफिनेटली उसमें हो सकता है, ठीक है। ठीक। तो हाउ विल यू डील दिस पेशेंट एज इन्फेक्शन कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू, ये क्वेश्चन आपने बताना है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्राइमर का, ठीक है। तो इसका मुझे बताना है कि आपको कौन सा ऑप्शन ठीक लगता है। पहला है दिस पेशेंट इज safe for other patients, so no infection control measure to be taken. सर This patient ड्रॉपलेट need ये तो गलत जी लग रहा है। दिस इज रॉन्ग ऑप्शन आई थिंक। First one is जी wrong. सेकंड वाला में भी सेकंड, अच्छा थर्ड से Second one. सेकंड, अच्छा ठीक है। तो जितने भी बैक्टीरियाज हैं सिवाय मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ के, उनको कॉन्टैक्ट आइसोलेशन में रखना होता है, ये कॉन्टैक्ट से फैलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है इसमें, कॉन्टैक्ट थोड़ा सा आइसोलेशन। इसको इलेबोरेट कर दें कॉन्टैक्ट हाँ, आइसोलेशन प्लीज। कॉन्टैक्ट आइसोलेशन में का मतलब ये है कि पेशेंट को आपने आइसोलेट किया और अब आपने गाउन और ग्लव्स पहन के अंदर जाना है पेशेंट की केयर करने ही, ठीक है। और वो गाउन और ग्लव्स येलो बिन में आप डिस्कार्ड करके फिर वापस आएंगे, हैंड हाइजीन करेंगे, फिर नए पेशेंट को देखेंगे, ठीक है। सेम एज द एमआरएसए जिस तरह उसके लिए। एमआरएसए में भी सेम ही है, लेकिन एमआरएसए में होता यह है कि ड्रॉपलेट के थ्रू भी वो फैल सकता है अगर नेजल कॉलोनाइजेशन हो उसकी। तो सॉरी सर मैंने थोड़ा सा मिस किया, ये क्यों हम इसकी कांटेक्ट आइसोलेशन करेंगे, उसकी क्या रीजन बताइए आपने? क्योंकि पेशेंट जो है ना वो कॉलोनाइज्ड है एसिनिटोबैक्टर जो कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है, अच्छा सर ठीक है, ओके ठीक है ना। ओके। तो इसको हमने कॉन्टैक्ट आइसोलेशन में रखना है जब तक ये पेशेंट हमारे पास है, आल्दो हमने ट्रीट नहीं करना, ठीक है। नहीं सर तो फिर इसका हम ये कैसे फिर ये सारी उम्र ही कांटेक्ट आइसोलेशन में रहेगा? नहीं नहीं, क्योंकि सारी वो तो उम्र उसका नहीं होता। जब कॉलोनाइजर है। एक हाँ, कॉन्टैक्ट आइसोलेशन का जो रूल है वो ये है कि ड्यूरिंग द सेम एडमिशन उसमें पेशेंट कॉन्टैक्ट आइसोलेशन में रहेगा। कोई भी एमडीआरओ बग आपका ग्रो किया है अपने कॉन्टैक्ट आइसोलेशन में रखना है, और अगर वो डिस्चार्ज हो जाता है और 7 डेज वो गुजार लेता है कम्युनिटी में, उसके बाद वो एडमिट होता है दोबारा, तो फिर उसे कॉन्टैक्ट आइसोलेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो 7 डेज के अंदर अंदर दोबारा रीएडमिट होता है तो फिर आपको दोबारा कॉन्टैक्ट आइसोलेशन में रखना होगा। तो सर ये जो कॉलोनाइजर्स होते हैं ये स्पॉन्टेनियस होते हैं या इनका क्या होता है मैकेनिज्म? कॉलोनाइजर्स का मैकेनिज्म इस तरह है कि हमारी पूरी बॉडी कॉलोनाइज्ड है मुख्तलिफ बैक्टीरिया से बिल्कुल जो सर। हमें फायदा भी दे रहे होते हैं, ठीक है। ठीक है सर। उसमें कुछ जो है वो किसी वक्त जब हम अमीनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं वो पैथोजन के तौर पे एक्ट करते हैं, ठीक ठीक है। है सर। हाँ, तो ये कॉलोनाइज्ड होता है पेशेंट्स, ठीक है। जब कम्युनिटी में जाते हैं तो रेजिस्टेंट पैथोजन जो है वो उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है। जब वो 7 डेज या उससे बियॉन्ड वो रहते हैं कम्युनिटी में तो वो नॉर्मल फ्लोरा एक्वायर कर लेते हैं। सर मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है तमाम कुलीग से कि अपने माइक ऑफ कर दें, एक शोर सा आ रहा है मुख्तलिफ माइक। जी ये फर्स्ट सिनेरियो हमने डिस्कस किया है, तो ये फर्स्ट सिनेरियो हमने डिस्कस किया है। आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है, बिट डिस्टॉर्टेड बट हाँ जी थोड़ा सा माइक का इशू है। अच्छा इसमें देख लें, इसको मेरे ख्याल में 5 मिनट के अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं
कि इसके अंदर कोई चीज ऐसा आपका कोई क्वेश्चन हो, या आपने कौन सा आपने इस चीज से लर्न किया है कि इस सिनेरियो के अंदर कौन सी 2-3 ऐसी चीजें जो आप समझते हैं कि आपने नहीं लर्न की हैं, या कोई क्वेश्चन हो तो। सर एक ये कल्चर वाली चीज है, हमें लर्न कर ली थी। कल्चर पॉजिटिव है, पेशेंट ठीक हो गया तो फर्दर आप एंटीबायोटिक चेंज ना करें, वही एंटीबायोटिक चलाते रहें। बिल्कुल ठीक, एक तो ये हो गया, सही है। और दूसरी बात ये थी कि जो कॉम्प्लिकेटेड निमोनिया है उसकी ट्रीटमेंट जो हम प्रोलॉन्ग करते हैं 14 डेज तक। और ये आइसोलेशन वाली बात जो आपने बताई, मतलब इस पर हमारा बिल्कुल ध्यान ही नहीं था कि हम मरसा सुडोमोनास पेशेंट के पॉजिटिव आते हैं, इसके साथ इसका नॉर्मल पेशेंट भी हमारा पड़ा होता है, तो ये काफी मतलब सोचने वाली बात है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल 3 पॉइंट्स हो गए। अच्छा, ये जो है ना रिक्वेस्ट है कि आप माइक जो है ना खुद ही म्यूट कर लें, तो ये हम सारे जब भी बात करनी हो उस टाइम अनम्यूट कर लिया करें। तो एक तो हमने ये बात की कि कल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है और क्लिनिकल की, दूसरा आपने ये बात डिस्कस की कि ड्यूरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स विद कल्चर पॉजिटिव हो जाए तो आपने क्या करना है, और कॉन्टैक्ट आइसोलेशन। इसके अलावा कोई चीज? देखिए कॉन्टेक्ट आइसोलेशन वाली जो है मेरे ख्याल में मुझे तो एटलीस्ट नहीं पता था। हमने एमआरएस से कई हमेशा किया था, तो ये एक मेरे ख्याल में न्यू एंटिटी थी फॉर मी। बिल्कुल ठीक। सर ये डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। कुछ एरियाज में सर कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस जो है वो कल्चर बेस्ड नहीं करते हैं सर। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस जो भी आईसीयू में ये एडमिशन डॉक्टर होगा। तैयबा से रिक्वेस्ट है, काइंडली अपने आप को म्यूट कर लें। डॉक्टर तैयबा म्यूट कर लें काइंडली। जी, कोई डिस्कस कर रहे थे? सर मैं थोड़ा सा ये शेयर कर रहा था कि एज पर सऊदी गाइडलाइंस वहाँ पे सर जो सिस्टम चल रहा है उसमें सर ये है कि जो भी पेशेंट आईसीयू में एडमिट होगा उसके लिए मस्ट है कि आप कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस उसके ट्रीटमेंट प्लान में लिखेंगे सर। और उसके लिए आप कल्चर का वेट नहीं करेंगे कि जब कल्चर पे कोई आपको बैक्टीरिया नजर आएगी तो उसके बाद आप कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस करेंगे। थैंक यू डॉक्टर सालिद। थैंक यू। अच्छा, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस आइडियली स्टार्ट से होने चाहिए अनटिल के कल्चर्स जो है सेंसिटिव आ जाए, और उसके बाद हम उसको ऑफ कर सकते हैं। तो सर इज इट पॉसिबल इन पाकिस्तान सर? हाँ, ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं पाकिस्तान की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली बताना चाह रहा था कि जो भी पेशेंट है अगर उनके कल्चर पॉजिटिव आ जाते हैं तो एटलीस्ट वी कैन डू कि उस वक्त हम उसे आइसोलेट जरूर कर दें। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। सर ये पोस्ट ट्रीटमेंट कल्चर रिपीट करने की कोई होती है सिग्निफिकेंस या नहीं जरूरत होती? पोस्ट ट्रीटमेंट कल्चर्स में सिर्फ ब्लड कल्चर्स रिपीट करने की जरूरत होती है। अगर ब्लड कल्चर्स पॉजिटिव आए तो आपने अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक थेरेपी देने के 48 आवर्स के बाद कल्चर्स भेजना शुरू करने हैं, और नेगेटिव कल्चर से 14 डेज ट्रीटमेंट कंप्लीट करनी है। ठीक है, सिर्फ ब्लड कल्चर्स में, अदरवाइज किसी कल्चर को रिपीट करने की जरूरत नहीं है क्लिनिकल रिस्पॉन्स देखने। सर एक क्वेश्चन मेरा ये है कि पेशेंट का नमूनिया हमने लेबल कर दिया है, लेबल किया है, हम इसके ब्लड कल्चर भेज रहे हैं, तो मतलब कितने % चांसेस है कि इसका ब्लड कल्चर पॉजिटिव आएगा? इट डिपेंड्स के ब्लड कल्चर अगर पेशेंट को सेप्सिस उस वक्त डेवलप हो चुकी है, ठीक है, तो इसमें परसेंटेज कमेंट नहीं की जा सकते कितने % लोगों में पॉजिटिव आएगा। लेकिन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी आपने कंप्लीट करनी है। थैंक यू सर। जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर राशिद मेरे ख्याल में कंटिन्यू करें सेकंड सिनेरियो।
आई थिंक कि हम दूसरे केस सिनेरियो पे मूव करते हैं। सर एक क्वेश्चन है जी सर, स्पूटम कल्चर के लिए कोई स्पेसिफिक बॉटल्स होनी चाहिए जैसे ब्लड कल्चर्स के लिए होती है, या फिर सिंपल उसमें बेच सकते हैं जैसे नहीं, स्पूटम बाकी कल्चर स्पूटम? के लिए जो है स्टीराइल, जिस तरह स्पूटम की आपके टीबी के लिए भिजवाते हैं ना स्पूटम, सेम बॉटल यूज होती है, दैट इज स्टीराइल बॉटल। वो शॉपर में बंद होती है, आप उसे खोलते हैं और उसमें आप स्पूटम कलेक्ट करके भेज देते हैं। उसमें कोई एडिड चीजें डालने की जरूरत नहीं है, जस्ट लाइक ब्लड कल्चर्स के अंदर आपको न्यूट्रिएंट ब्रॉथ चाहिए होता है, ठीक है, इसमें न्यूट्रिएंट ब्रॉथ नहीं जी चाहिए सर, होता। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, तो केस सर 2 थोड़ी सी हम स्टार्ट एक करें। बात जी जी सर, हर हर निमोनिया में तो सर हम कल्चर नहीं बेचते हैं सर। CS तो हम स्पेसिफिक कंडीशंस में करते हैं सर। स्पूटम कल्चर ना, नहीं सर, ब्लड का भी स्पूटम का भी, क्योंकि अगर हर एक निमोनिया के लिए ये करेंगे ये तो जी लैब जी ओवरलोड होगा। और जी बिल्कुल आई बिल्कुल, थिंक मैंने देयर आर यही सम बात की थी। इंडिकेशंस फॉर दैट। मैंने इसीलिए जब वो आईसीयू शिफ्ट हुआ था पेशेंट, मैंने जब आईसीयू शिफ्ट हुआ था उसके बाद कल्चर भिजवाया था। तो ये अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस है, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन नमोनियाज को हम डिस्कस करेंगे। जी सर। ठीक है, केस 2 पे चलते हैं। केस 2 है 31 years old man with history of genital herpes presented with painful oral ulcers and vesicles on his lips, extremities, and genitals. He had taken well acyclovir when he first noticed the genital lesions, but in the past he never had oral lesions. 2 weeks prior to the presentation, he had experienced fevers, night sweats, cough productive of bloody sputum that has resolved after taking azithromycin for 5 days. तो क्या लगता है क्या हुआ इसे? मे बी ये जो इसको सेकेंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हुआ था उसकी वजह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हुआ एंड ही गॉट दिस ओरल herpes इन्फेक्शन। यस, एक्सीलेंट, ये पॉसिबिलिटी है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, तो इनमें से आपने चूज करके मुझे बताना है कि क्या हो सकता है इसे। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अच्छा, मतलब जो उसे रेस्पिरेटरी इलनेस हुई थी दैट वाज स्ट्रेप्टोकोकस नमोनी, ठीक है। दूसरा, मोस्ट प्रोबेबली ठीक है, और क्या हो सकता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। Most probably mycoplasma sir, because no it this in responded to azithromycin. Why mycoplasma? Because it responded to azithromycin. लेकिन एजिथ्रोमाइसिन तो स्ट्रेप नीमो को भी कवर कर ही लेगी। Yes sir, gram positive sir. so इसको he भी was cover taking करता है। well acyclovir, maybe he is getting influenza viral pneumonia maybe, लेकिन इसको भी वो कवर तो करती है वो जो एसाइक्लोविर वो ले रहा था। एसाइक्लोविर करती है, वेल एसाइक्लोविर उसने ली थी जब उसे जेनिटल लीजन्स थे, ओरल लीजन्स कभी नहीं हुए थे। तो इस दफा जो है ओरल लीजन्स के साथ वो अभी आया है। पिछली दफा वैलसाइक्लोविर ली थी उसने। maybe he got pneumonia this influenza viral pneumonia maybe. Sir, mycoplasma second point is that this patient looks like to be immunocompromised, because before also he is having these genitals herpes, so and he is then using this antivirals, so looks like to be immunocompromised and getting mycoplasma. ठीक है, माइकोप्लाज्मा असल में कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया है। माइकोप्लाज्मा किसी भी पर्सन को हो सकता है, वेदर ही इज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड और अमीनो कॉम्पिटेंट। ठीक है, Yes sir. ठीक है। और उसके बाद छठा ऑप्शन भी था क्लैप्शियलर नमोनिया। ठीक है, अब चलते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन पे। ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन, excuse me sir, so जो previous slide थी acute distress, he was febrile to 103 Fahrenheit and had numerous vesicles on the lips,
extremities, genitalia, conjunctiva had no abnormalities. Conjunctiva पे कोई abnormality नहीं थी, but there were ulcerated lesions on hard palate. Other than the dermatological and mucosal findings, rest of the physical examination was unremarkable. Chest radiography revealed prominent hyla but no focal consolidations. ठीक है? So, what is the cause of his recent skin and mucosal lesions? You can choose more than one. So, क्या ख्याल है? First option. HSV2 skin lesions due to low immunity caused by recent respiratory tract infection. Yes, Yes. ये possibility हो सकती है. Second, फोर्थ जो है HSV induced erythema multiforme. HSV induced erythema multiforme. बिल्कुल HSV induced erythema multiforme होता है. बिल्कुल. लेकिन इसमें और टारगेट लीजन या इस तरह की कोई चीज तो नहीं बताई आपने ना? एरिथीमा मल्टीफॉर्म में मेरे ख्याल में वो टारगेट लीजन होते हैं. टारगेट लीजन्स होते हैं, लेकिन म्यूकोजा इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, और स्किन इन्वॉल्वमेंट है. दैट इज एरिथीमा मल्टीफॉर्म इन एडवांस स्टेज, जिसको एसटीएस कहते हैं, स्टीवन जॉनसन. ओके ओके ठीक है. ओके. तो नेक्स्ट तो हमारे पास आ गए एक एचएसवी स्किन लीजन और फिर एचएसवी इंड्यूस्ड एरिथीमा मल्टीफॉर्म. एजिथ्रोमाइसिन इंड्यूस्ड ड्रग इंड्यूस्ड एरिथीमा मल्टीफॉर्म हो सकता है. एक ड्रग इंड्यूस तो सर वो हमने फिक्स ड्रग रिएक्शन पढ़ी थी ना. दैट इज स्टीवन नॉट जॉनसन जो आपने मल्टीफॉर्म. स्टीवन जॉनसन जो आपने कहा है वो ड्रग इंड्यूस्ड ही होता है मोस्टली. हाँ, ड्रग इंड्यूस्ड भी होता है, सिर्फ ड्रग इंड्यूस्ड नहीं होता. तो एजिथ्रोमाइसिन को हम रख सकते हैं इसमें डिफरेंशियल में. बनता है सर, बनता है. बनता है. अच्छा, ठीक है. अच्छा, और माइकोप्लाज्मा नोमेनी इंड्यूस्ड एरिथेमा मल्टीफॉर्म क्या हो सकता है ये? जी सर, यही मुझे तो यही लग रहा है. आई थिंक इट दिस वन इज द ऑप्शन. दिस वन इज द ऑप्शन. चलें आगे चलते हैं. इन्वेस्टिगेट कैसे करें? जी, कौन सा ऑप्शन? HSV, VCV, PCR in blood. HSV, VCV, PCR on lesions, scrapings and swabs. Skin biopsy. PCR on ball. Mycoplasma no. Ball culture. बाल PCR करना. जी. माइकोप्लाज्मा नमूनिया PCR. PCR किस में? बाल पे. बाल. बैल पे. चेस्ट तो उसकी बिल्कुल ठीक है, फिर बैल इतना बड़ा प्रोसीजर कैसे करेंगे? सर फोर ऑप्शन. ऑप्शन 4. अच्छा, यहाँ ऊपर देखें तो चूज मोर देन वन. आप मोर देन वन ऑप्शन चूज कर सकते हैं. Maybe second and fourth one. Second and Yes, fourth. agreed sir. Agreed sir. Second and fourth. Second and fourth. Okay. 2 and 7. फिर 7. अच्छा, तो माइकोप्लाज्मा नमूनी कभी आपने कल्चर किया है माइकोप्लाज्मा नमूनी का? नहीं सर, एंटीबॉडीज भिजवाते हैं. एंटीबॉडीज भिजवाते हैं. तो फिर ये फोर्थ वन ठीक हो सकता है? नो सर. No. ठीक है, तो फिर आप दूसरा ऑप्शन चूज करें कोई. Second and seventh. 2 and 7, sir. सेकंड एंड सेवन. ठीक है, चलें आगे चलते हैं. Scraping of ulcer and unroofed vesicles were negative for HSV, VCV, PCR. ठीक है. A skin biopsy revealed
necrotic keratinocytes at all levels of the dermis as well as perivascular mononuclear infiltrates, confirming the diagnosis of erythema multiforme major. The patient's Mycoplasma pneumoniae, IgM and IgG was raised, both raised. आप बताएं क्या? अच्छा, तो ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? एरिथेमा मल्टीफॉर्म ही हुआ है माइकोप्लाज्मा की वजह से, ठीक है? ओरल एजिथ्रोमाइसिन। ओरल एजिथ्रोमाइसिन। जी सर। ओरल एजिथ्रोमाइसिन उससे क्या होगा? ओरल स्टीरॉइड ज्यादा बेहतर है। ओरल स्टीरॉइड, ठीक है। और कोई ऑप्शन? एजिथ्रोमाइसिन सर। एजिथ्रोमाइसिन। और अच्छा, अब जरा इसको वन बाय वन समझते हैं। माइकोप्लाज्मा नमूनी जो है ये एरिथेमा मल्टीफॉर्म करता है, ठीक है, ड्यू टू ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है? ठीक है सर। तो जो एजिथ्रोमाइसिन 5 दिन वो ले चुका है, तो हमने माइकोप्लाज्मा नमूनी को एरेडिकेट कर लिया है। अब हमने सिर्फ एरिथेमा मल्टीफॉर्म ट्रीट करना है, और ये सारे जितने भी ऑप्शंस लिखे हुए हैं ये एरिथेमा मल्टीफॉर्म की ट्रीटमेंट है, ठीक है? एजिथ्रोमाइसिन इज आल्सो ऑप्शन, ठीक है? स्टीरॉइड्स, डेप्सोन, वैलेसाइक्लोविर, थैलिडोमाइड सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन इस पेशेंट में हमने स्टीरॉइड यूज किए हैं, ठीक है? और स्टीरॉइड के बाद 10 डेज में उसके लीजन्स रिजॉल्व हो गए थे, ठीक है? तो इस केस में जो भी क्वेश्चंस है वो बताएं। डॉक्टर मसूद भी है हमारे साथ, ठीक है? तो आपके क्वेश्चन हम दे रहे हैं। सर स्टेरॉइड्स की क्या डोज होती है इन ड्यूरेशन? स्टीरॉइड्स आपको देने 1 mg पर kg फॉर 7 to 10 days। सर अगर इसमें एजिथ्रोमाइसिन पहले ना दी होती पेशेंट को, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। सर अगर एजिथ्रोमाइसिन पेशेंट को पहले ना दी गई होती और हमारे पास इस तरह पेशेंट आता माइकोप्लाज्मा नमूनी के साथ, उसने एरिथेमा मल्टीफॉर्मे किया, तो उस वक्त अगर हमसे ये पूछा जाता है कि ओरल स्टीरॉइड्स देंगे या ओरल एजिथ्रोमाइसिन देंगे, तो क्या दोनों देनी, बेसिकली दोनों ही देनी बनती है ना उस टाइम पे? तो उस टाइम भी आप पहले एजिथ्रोमाइसिन ट्राई करके देख सकते हैं। एजिथ्रोमाइसिन फिर 5 दिन नहीं देनी पड़ेगी, आपको थोड़ा प्रोलॉन्ग करना पड़ेगा। 7 to 10 डेज देनी पड़ेगी, ठीक है? उससे एरिथेमा मल्टीफॉर्मी माइकोप्लाज्मा का वो रिजॉल्व हो जाएगा। यानी उस टाइम पे ओरल स्टीरॉइड्स देने की जरूरत नहीं है? उस टाइम पे ओरल स्टीरॉइड देने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्लिनिकली आपने देखते रहना कि अगर रिजॉल्व नहीं हो रहे, देन यू कैन ऐड स्टीरॉइड्स ऑन टॉप ऑफ एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है सर। वो कितनी देर तक क्लिनिकल जजमेंट देखनी है? यानी कि सपोज एक पेशेंट आता है और एक कहता है कि डॉक्टर कहता है कि मैं 3 दिन लिखूंगा, कोई कहता है जी जी न्यू लीजन्स उसको नहीं बन रहे, ठीक है? और पिछले लीजन्स जो है वो फेड ऑफ हो रहे विद इन 2 to 3 डेज। इसका मतलब ये है कि आपकी थेरेपी काम कर रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। इसमें कोई जो है ना, इसकी अगर कोई समरी दे दे कि इसमें से क्या लर्न किया है इस केस के अंदर, क्या नई चीज आपको मिली? सर इसमें हमें एक नई चीज ये मिली कि हम सिर्फ मतलब इन्फेक्शन का सोच रहे थे, हम सेल्फ ऑटोइम्यूनिटी का तो बिल्कुल सोच ही नहीं रहे थे, तो हम एक चीज के पीछे दौड़ रहे थे। तो साथ मतलब अपने को इन्फेक्शन बाकी चीजें भी देखनी चाहिए। अच्छा, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। एक तो आपका नाम भी शो नहीं हो रहा, सॉरी, ओप्पो आ रहा है, तो रिपीट कर दी कि तो सर मैंने कहा कि
इसमें एमएससी इंफेक्शन, इससे हमें ये सीखा कि एमएससी इंफेक्शन की को नहीं ढूंढना है, साथ अगर कोई और प्रोसेस चल रहा है तो हमें उसको भी देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। अब नेक्स्ट नेक्स्ट केस है, हम उस पे मूव करते हैं। केस नंबर 3। केस नंबर 3 ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, और ये चैलेंजिंग भी है। A 56-year-old woman with a history of asthma and refractory non-Hodgkin's lymphoma underwent allogenic bone marrow transplantation from her HLA identical sister. Her course was complicated by pulmonary embolism, several episodes of graft versus host disease of the skin treated with increased immunosuppression. Over one year after her transplant, she had engrafted and was in remission. Her medication included mycophenolate mofetil, prednisolone, albuterol, deltaparin, valacyclovir, trimethoprim sulfamethoxazole, and fluconazole. She was presented with dyspnea, chest tightness, wheezing, and was admitted with a presumed asthma exacerbation. She also noted fever, cough, and pleuritic chest pain. On physical examination, she was in non-acute distress, but was febrile 102 Fahrenheit, hypoxic, oxygen saturation 92 on ambient air. Her pulmonary examination was notable for wheezing. Her initial laboratory values were significant for leukocytosis, 15,700 per microliter WBC, and mildly elevated LDH, 267 units per liter. So, differentials. जी, बाल अब आप डिफरेंशियल्स बताएं। जी, कम्युनिटी क्वाड नमूना हो सकता है, पीसीपी नमूना भी हो सकता है इनको। ठीक है। Aspergillosis, VHS, इन्वेसिव पल्मोनरी एस्परजिलोसिस, ठीक है। ये तीन आप कह रहे हैं कि कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, पीजेपी एंड पल्मोनरी इन्वेसिव पल्मोनरी एस्परजिलोसिस, ये तीन चीजें हो सकती हैं, ठीक है। कुछ और हो सकता है? We can consider pulmonary TB. Tuberculosis TB हो सकती है। हाँ, पाकिस्तान में ट्यूबरकुलोसिस को हमेशा ही आपने रखना है, चाहे वो टिपिकल प्रेजेंटेशन हो या एटिपिकल प्रेजेंटेशन हो, ठीक है। और रिकरेंस ऑफ नॉन हॉजकिन लिम्फोमा क्या हो सकता है? 1 साल पहले से वो, मतलब 1 साल से वो डिजीज फ्री है, रिमिशन में है, तो क्या ये दोबारा हो सकता है? ऑन स्टीरॉइड ले एचएलए, रही है तो दोबारा हो सकता है, स्टीरॉइड ले रही। ठीक है, तो नॉन हॉजकिन भी हो सकता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इन्वेस्टिगेट कैसे करें? सबसे पहले एक्सरे जी, सॉरी, हाँ जी, क्या करना है सबसे पहले? सबसे पहले एक्सरे होगा। एक्सरे होगा, ठीक है। एक्सरे, अच्छा, और इस कंडीशन में क्या एक्सरे हमें हेल्पफुल होगा? एक्सरे में अगर कोई ऐसी फाइंडिंग मिल रही है, और अगर एक्सरे में कुछ नहीं आता, लेट्स सपोज एक्सरे बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल नॉर्मल है, जस्ट लाइक कंसिस्टेंट विद ब्रोंकियल अस्थमा, फिर क्या करेंगे? एचआरसीटी कराएंगे। एचआरसीटी कराएंगे, सीटी चेस्ट विद आईवी कंट्रास्ट करवाएंगे या पेट सीटी करवाएंगे, क्या करवाएंगे? एचआरसीटी चेस्ट में एचआरसीटी करवाएंगे। HRCP चेस्ट सर। सर अगर हमने टीबी भी देख, जी, हाँ जी, सर सिटी चेस्ट विद आईवी कंट्रास्ट भी करा सकते हैं। हाँ, अब यहाँ आपने डिसाइड करना है कि हमने क्या करना है, एचआरसीटी करवाना है या सीटी चेस्ट विद आईवी कंट्रास्ट करवाना है। आप अपने डिफरेंशियल्स को दोबारा से देखें, ठीक है, जो आपने इसमें से निकाले थे,
क्या उनमें सारी चीजें कवर होती हैं HRCT पे या CT चेस्ट विद IV कंट्रास्ट पे? लिम्फोमा के लिए कॉन्ट्रास्ट। जी, सर लिम्फोमा लिम्फोमा के है, लिए टीबी बताइए। टीबी के लिए भी देख सकते हैं, म्यूकरमाइकोसिस के। स्पेसिफिक रेजोल्यूशन किया जाए तो वो हम करें। ठीक है, तो लिम्फोमा एक वो चीज थी जिसके लिए आपको CT चेस्ट विद IV कंट्रास्ट जरूरी है। अगर आप रिकरेंस देखना चाह रहे हैं कि पल्मोनरी रिकरेंस हुई है, तो CT चेस्ट विद IV कंट्रास्ट करवाना ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू आप सिंपल HRCT पे जाए। ठीक है। ठीक है, तो इसमें आइडियली CT चेस्ट विद IV कंट्रास्ट होना चाहिए। हाँ, HRCT पे आपको लीजन्स मिल जाएंगे, लेकिन उसको फिर डिफाइन करने के लिए आपको कंट्रास्ट देना पड़ेगा। तो फिर आपको CT चेस्ट विद IV कंट्रास्ट दोबारा करवाना पड़ेगा। इसका मतलब है डबल डोज ऑफ रेडिएशन पेशेंट को मिलेगी। तो इसीलिए पहले ये डिसाइड करना है कि क्या करना है हमने पहले। ठीक है, हमने CT करवाया और CT पे ये फाइंडिंग है जो डॉक्टर मसूद आपको पूरी तरह इलेबोरेट भी करेंगे। ठीक है सर। पहले तो सर पहले आप देखेंगे आपको क्या लग रहा है CT के अंदर? हाँ, आपने बताया CT को देख के क्या लग रहा है? सर कंसोलिडेशन है, सनरे अपीयरेंस है, मैलिग्नेंसी भी हो सकती है। कंसोलिडेशन है और मैलिग्नेंसी भी हो सकती है। ठीक है, और इनको रेडियोलॉजिकल टर्म्स में अगर डिफाइन करें, ये कंसोलिडेशन की कौन सी टाइप्स नजर आ रही है आपको? कैसी है कंसोलिडेशन? सर ये हाई एटेन्यूएशन है, राइट साइड पे चेस्ट पे है। ठीक है, और इन द सेंटर इसकी एटेन्यूएशन मोर है, लाइक पॉजिटिव हेलो साइंस। तो हेलो साइन को जरा एक्सप्लेन कर दें, क्या होता है? Sir, a halo sign, it is just in the mid attenuation is more and in the periphery this attenuation is less. बिल्कुल, हेलो साइन ये है कि मिड के अंदर ये जो आपको ये डेंस नजर आ रही है, ये है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मीन कि आपके एल्यूलाई फिल हो चुके हैं विद पस और एनी फ्लूइड। ठीक है, और वहां पे एयर, ठीक है, एयर ब्रोंकोग्राम नजर आएंगे। और जो पेरिफेरी है ये होती है ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। तो जब भी कंसोलिडेशन सराउंडेड बाय ग्राउंड ग्लास आएगी तो उसे हम कहते हैं हेलो साइन। जो इसके अंदर टिपिकल नजर आ रही है आपको कि अंदर एक डेंस कंसोलिडेशन है और उसके साथ जो है ना आपको ग्राउंड ग्लास नजर आती है। ठीक, तो अच्छा, और ये एक चीज ऐड करना चाहूंगा, ये जो ग्राउंड ग्लास नजर आती है ना पेरिफेरी में, ये बेसिकली ब्लड वेसल के अंदर इन्वेजन आपको शो करती है कि समथिंग इज इन्वेजन टू द ब्लड वेसल। ठीक, ये मैं अभी ऐड करना चाहूंगा, डॉक्टर मसूद ने जो बताया कि दिस इज द एंजियो इन्वेसिव प्रोसेस। ठीक है, जो ग्राउंड ग्लास नजर आ रही होती है ना इस तरह, आपको एक, तो आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही। तो मैं ऐड करना चाहूंगा, ये जो ग्राउंड ग्लासिंग नजर आती है आपको किसी भी पल्मोनरी नोड्यूल के साथ ग्राउंड ग्लासिंग, तो ये शो करता है कि ये कोई एंजियो इन्वेसिव प्रोसेस है। तो एंजियो इन्वेसिव प्रोसेस हमारे डिफरेंशियल्स में से कौन से थे जो एंजियो इन्वेसिव हो सकते हैं? स्पॉन्जिलोसिस ही मान लो। एस्परजिलोसिस है, और भी एंजियो इन्वेसिव हो सकती हैं चीजें। ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। म्यूकोरमाइकोसिस एंजियो इन्वेसिव होता है, जस्ट लाइक वो उनको ये समझें कि इन्वेसिव एस्परजिलोसिस है या म्यूकोर है, दोनों ही सेम ग्रुप की चीजें हैं, उन्होंने उसी तरह इन्वेट करना है, तो ये एंजियो इन्वेसिव होते हैं दोनों। ठीक है, तीसरी चीज क्या हो सकती है? लिम्फोमा एंजियो इन्वेसिव नहीं होता। तो लिम्फोमा भी एंजियो इन्वेसिव हो सकता है। ठीक है, तो ये तीन डिफरेंशियल्स अभी तक हम क्लियर नहीं हुए में कि क्या हो सकता है।
ठीक है, लेकिन ज्यादा चांसेस यही है कि ये एंजियो इन्वेजिव इन्फेक्शन है। ठीक है, तो आपको जो क्लस्टर ऑफ नोड्यूल्स विद ग्राउंड ग्लास वो आपको नजर आ गया था। ठीक है, ब्रोंकिक्टेसिस वाला पोर्शन इसमें इतना प्रोमिनेंट नहीं था इस सेक्शन के अंदर। हाउ विल यू प्रोसीड No. विद दीज सीटी फाइंडिंग्स, क्या करेंगे? ये ऑप्शंस है हमारे पास: सीटी गाइडेड लंग बायोप्सी, bronchoscopy and endobronchial biopsies, bronchoscopy and bronchoalveolar lavage along with bronchial biopsies, bone marrow biopsy, and video assisted thoracoscopy and lung biopsies. तो थर्ड लग रहा है जी, थर्ड लग रहा है ब्रोंकोस्कोपी एंड ब्रोंकियल lavage along with bronchial आप biopsies। हाँ थर्ड। और आप जिसने ऑप्शन बताया है मेरे ख्याल में वो पल्मोनोलॉजी के रेजिडेंट है। जी सर। हाँ, क्योंकि मुझे जो है ना वो यहाँ से नजर नहीं आ रहा कि कौन बता रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि वरना ये सारे ऑप्शंस जो है सारे ठीक लग रहे होते हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन जो है ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है, लेकिन क्या वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपी एंड लंग बायोप्सीज भी हो सकती हैं इसमें? थोड़ा इन्वेसिव हो जाएगा ज्यादा। जी, इन्वेजिव हो जाएगा, बिल्कुल इन्वेजिव हो जाएगा, लेकिन ये है पेरिफेरी में। ठीक है, हाँ सही में तुम्हारा पेरिफेरी में तो सीटी गाइडेड भी हो सकती है वैसे। सिटी गाइडेड भी हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। चलें फिर आगे चलते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने किया है कि फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोपी एंड टेक multiple endobronchial biopsies and bronchoalveolar lavage। अच्छा, ये तो इन्होंने ले ली। अब असल, क्योंकि पल्मोनोलॉजिस्ट ने ब्रोंकोस्कोपी करके आपको सैंपल ले देने, टेस्ट आपने भिजवाने, क्या टेस्ट भिजवाएंगे? सर एक तो नंबर 3 भिजवाएंगे। 3 लंग बायोप्सीज फॉर हिस्टोपैथोलॉजी, फंगल एंड एफपी स्टेनिंग। जबरदस्त, एक तो सर बिल्कुल ये भिजवाएंगे, बिल्कुल लंग बायोप्सीज पे हम ये 3 चीजें भिजवाएंगे, बिल्कुल ठीक। बाल फ्लूइड फॉर ब्रेकिंग, बाल फ्लूइड फॉर एचएसवी। और सर फोर्थ वाला जो बाल फ्लूइड फॉर बैक्टीरियल कल्चर, बाल फ्लूइड फॉर बैक्टीरियल कल्चर, ठीक है। और नंबर सर 6 7 भी भिजवाएंगे, 7। फॉर ग्लैक्टोमेनल लेवल्स। यस। अच्छा, ये इनकी डायग्नोस्टिक यील्ड कितनी है ग्लैक्टोमेनिन की, और हम क्यों भिजवाएंगे ग्लैक्टोमेनिन, किस चीज के लिए, ज्यादा फंगस। जरूरी क्या है? जी, फंगस के लिए। तो हाँ जी। क्यों ना हम फंगल कल्चर भिजवाएं, स्टेनिंग भिजवाएं। कल्चर भिजवा दें। जी, तो सर 3 नंबर में जा रहा है ना सर? 3 नंबर पे फंगल कल्चर नहीं जा रहा, दैट इज स्टेनिंग। इसको अच्छा, गौर से देखें, लंग बायोप्सीज फॉर हिस्टोपैथोलॉजी, फंगल एंड एएफपी स्टेनिंग। 10 इलेक्शंस है। फिर 10 10 रह जाता सर, 10। सर 8, 9, 10, 11 सभी भेजेंगे। 8, 9, 10, 11 बिल्कुल। 8, 9, 10, 11 ये सारे भेजने चाहिए। क्यों भेजने चाहिए? ये तो बहुत महंगे पड़ जाएंगे। सर इसके 8 की जगह हम जो है वो सर 9 भिजवा सकते हैं, अगर हमने अगर कम मतलब मरीज के पैसे बचाने तो 8 की जगह 9 जा सकते हैं। 9 जा सकता है, लेकिन 9 आएगा कब? हाँ आएगा तो सर 6 वीक्स तक फाइनल। 6 वीक्स पे आएगा ना। 6 वीक्स तक ट्रांसप्लांट के पेशेंट को हम टीबी में ऐसे छोड़ तो नहीं सकते। सर हम ऐसे करते होते ना कि टीबी की दवाई स्टार्ट कराते सर भिजवा देते। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन हमें जब भी कोशिश ये करनी है कि हमें ऑब्जेक्टिव एविडेंस हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, इसका फायदा ये है कि जो टीबी है हमारे पास अब ड्रग रेजिस्टेंट एमडीआर और एक्सडीआर टीबी के केसेस भी रिपोर्ट होते हैं। डॉक्टर मसूद इससे एग्री करेंगे कि इन्होंने भी कई केसेस इनके पास हैं जो कि ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के हैं, जो कि ये डील कर रहे हैं। तो अगर हम
जीन एक्सपर्ट नहीं भिजवाते तो हमें एटलीस्ट रिफ रेजिस्टेंस तो पता चल जाती है ना कि रिफ रेजिस्टेंस है, हम क्या करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो सही है, इसीलिए सही है। बेस्ट ये है कि आपको जीन एक्सपर्ट भेजना है। दूसरा ये होता है कि एएफपी कल्चर्स कभी-कभी टीबी में भी पॉजिटिव नहीं आ रहे होते। उसकी वजह ये होती है कि जो हमने सैंपल लिया है उसमें बैक्टीरियल काउंट इज नॉट कम हो, सफिशिएंट। ठीक है, तो वो ठीक ग्रो नहीं किया। इस वजह से है। जीन एक्सपर्ट जो है उसकी यील्ड ज्यादा है, 90% 95% उसकी सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी है। ठीक है, तो इस वजह से जीन एक्सपर्ट ज्यादा प्रेफरेबल है। ठीक है, ठीक है, ठीक फिर है, एक और ठीक है, चीज, थैंक यू। आप लंग बायोप्सीज पे हमने हिस्टोपैथोलॉजी भेजी और साथ ही एएफपी स्टेनिंग। तो लंग बायोप्सी पे वो कहते हैं कि एएफपी स्टेनिंग पॉजिटिव है, और बैल का आपने एएफपी जीन एक्सपर्ट नहीं भेजा था। ठीक है, तो आपको नहीं पता होगा कि ये वाकई एमटीबी है या नहीं। अगर जीन एक्सपर्ट पॉजिटिव आता है और एएफपी स्टेनिंग भी पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि ये ट्यूबरकुलोसिस है। लेकिन अगर एएफपी ठीक है, जीन एक्सपर्ट नेगेटिव है और स्टेनिंग पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि ये नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरिया हो सकता है। ठीक है, ठीक। या फिर एक्सक्यूज मी सर, एक नोकार्डिया। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन मैं पूछ सकती हूँ आपसे? बेसिक क्वेश्चंस के लिए ही हम बैठे हैं, बिल्कुल पूछे। सर ये एएफबी स्टेनिंग, क्योंकि हम लोग तो रेजिडेंट्स नहीं है ना, हम तो फैमिली फिजिशियंस हैं, जी। 3-4 लोग बीच में, तो थोड़ा सा ना हमारे लेवल पे भी कीजिएगा ये एएफबी स्टेनिंग, और उसमें क्या मतलब, आई एम नॉट क्लियर ऑन दिस कि फंगल स्टेनिंग एंड एएफबी स्टेनिंग, व्हाट डज दैट मीन? असल में जब हिस्टोपैथोलॉजी के लिए कोई भी सैंपल भेजा जाता है ना, अगर आप इन्फेक्शन सस्पेक्ट कर रहे हैं तो जिसको हम ग्राम ज़ेडन स्टेनिंग कहते हैं ना, ज़ेडन स्टेनिंग, ज़ील नेल्सन स्टेनिंग या टीबी की स्टेनिंग। स्टेनिंग जी सर। टेक्नीक होती है किसी भी बैक्टीरिया को देखने के लिए। ठीक है, तो इसी तरह फंगल के भी डिफरेंट स्टेन्स हैं। जब आप ये ऑर्डर करेंगे तो ही पैथोलॉजी का जो बंदा है वो ये करेगा, अदरवाइज वो ये टेस्ट नहीं करेगा, राइट सर। क्योंकि आपने पे नहीं किया ना उसको। जब पे नहीं किया तो वो नहीं करेंगे। वो हिस्टोपैथोलॉजी आपको भेजेंगे कि मेरे पास ग्रैनुलोमस, ठीक है, विद केशियस नेक्रोसिस या नॉन केशियस ग्रैनुलोमस। अब उसके ऊपर आप वही स्टक हो जाएंगे कि ये फंगल है, टीबी है, नोकार्डिया है या सिंपल सार्कॉइड है। ठीक है, तो स्टेनिंग साथ भेजना जरूरी है। ठीक है, आर यू क्लियर? आपको समझ आ गई? जी, जी सर, समझ थैंक आ यू। गई। ओके, अच्छा चलो जी, आगे चलते हैं। ये हिस्टोपैथोलॉजी हमने जो भेजी थी, उन्होंने हमें कहा कि ये है हिस्टोपैथोलॉजी पिक्चर। ये मैंने इसलिए लगाई है कि जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए है। ठीक है, इसको अगर गौर से देखें, इसमें क्या नजर आ रहा है लंबे लंबे से? ये देखिए रॉड्स हैं सर। जी, फिलामेंटस रॉड्स। फिलामेंटस, हाँ, फिलामेंटस रॉड्स क्या होते हैं? एस्परजिलोसिस के हैं सर। हाँ, फिलामेंटस रॉड्स फंगल हाइफी होते हैं। ठीक है, तो पहली पहली डायग्नोसिस ये है कि ये फंगल हाइफी है। ठीक है, अब जहाँ एरो है, अगर यहाँ देखें तो यहाँ एक छोटी सी लाइन है, नजर आ रही है? ये लाइंस, ये स्ट्राइप्स, यस, जैसे यस, जेब्रा के यस। स्ट्राइप्स होते हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब है ये सेप्टेटेड है। इसका मतलब है ये म्यूकोर नहीं है, ये एस्परजिलस ही होगा। ठीक है, जी सर। तो इन्होंने हमें हिस्टोपैथोलॉजी जब वापस आई, उन्होंने कहा कि सेप्टेटेड हाइफी विद अक्यूट एंगल ब्रांचिंग। ठीक है, कल्चर्स उनके उस वक्त नेगेटिव थे। ठीक है, अब बताएं क्या हो सकता है? म्यूकर नहीं है, एस्परजिलस, नोकार्डिया भी जी? नहीं है सर, एस्परजिलस ही बनता है। एस्परजिलस बनता है। अच्छा, क्या नोकार्डिया ब्रांचिंग पैटर्न में नजर आ सकता है? सर नोकार्डिया तो पार्शियली वो एसिड फास्ट स्टेन होता है ना, वो मेरा नहीं ख्याल। पार्शियल एसिड फास्ट स्टेन होता है, लेकिन हिस्टोपैथोलॉजी में असल में ये डिफरेंट स्टेन यूज करते हैं, इसमें सारे ही एक जैसा स्टेन हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है, तो नोकार्डिया एक्टिनो ये भी इसी तरह होते हैं, लेकिन ये इतने लंबे इनके सेप्टांस नहीं होते। ठीक है, ये क्योंकि बैक्टीरियाज है, ये उसी तरह ब्रांचिंग होते हैं ये, लेकिन
इतने लंबे नहीं होते, तो ये लाइकली एस्परजिलस है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि विच एंटीमाइक्रोबियल विल यू चूज टू ट्रीट दिस बग फाउंड ऑन हिस्टोपैथोलॉजी। जी, तो हम फ्लूकोनाजोल को प्रोफिलैक्टिक डोजेस से थेराप्यूटिक डोजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम एम्फोटेरेसिन बी दे सकते हैं, हम कैस्पोफंगिन स्टार्ट करें, कल्चर्स का वेट करें कि ग्रो करें, ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथॉक्साजोल दें फॉर पीजेपी, ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथॉक्साजोल स्टार्ट करें फॉर नोकार्डिया, या एम्पिसिलिन स्टार्ट करें फॉर एक्टिनो, या वोरिकोनाजोल स्टार्ट करें, या पोसाकोनाजोल स्टार्ट करें। जी, वोरिकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, वाई वोरिकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल क्यों नहीं? अजोल्स ही हैं दोनों, वो पहले ले भी रही है। वोरिकोनाजोल इन्वेसिव जी? में वोरिकोनाजोल देते हाँ, अच्छा, इन्वेजिव में वोरिकोनाजोल देते हैं, डेफिनेटली देते हैं, लेकिन इन्वेजिव एस्परजिलोसिस में देते हैं। फ्लूकोनाजोल एस्परजिलस को कवर नहीं करती। ठीक है, असल इशू ये है, फ्लूकोनाजोल एस्परजिलस को कवर नहीं करती, वो यीस्ट को कवर करती है, कैंडिडा को कवर करती है। ठीक है, इसीलिए हम वोरिकोनाजोल देंगे। इसके अलावा और कौन से ऑप्शंस हैं जो एस्परजिलस को कवर करते हैं इन सारों में से? पोसाकोनाजोल सर। पोसाकोनाजोल, ठीक है, और एम्फोटेरेसिन बी भी करती है। एम्फोटेरेसिन बी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल है, हर चीज को कवर करती है, कुछ को छोड़ के। ठीक है, कैस्पोफंगिन जी, करती है। कैस्पोफंगिन कुछ हद तक, कुछ टाइप्स हैं एस्परजिलस की, सिर्फ उनको कवर करती है, सारों को नहीं कवर करती। ठीक है, तो ये ग्रो किया था। एक्सक्यूज मी। जी जी, एक क्वेश्चन है, इसमें आपने आइट्राकोनाजोल मेंशन नहीं की हुई क्या? ये क्योंकि हमने ये देखा है अक्सर कि एस्परजिलोसिस में इसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तो लेकिन हमने नाइस में भी वोरिकोनाजोल ही पड़ा हुआ है ट्रीटमेंट इसका चॉइस। बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा इसको हाँ जी। इट्रा रिकमेंडेड नहीं है, इट्रा एस्परजिलोसिस के लिए रिकमेंडेड नहीं है। ओके, ग्रेट, थैंक यू। हाँ, इट्रा सिर्फ उस वक्त रिकमेंडेड है जब आप किसी भी अमीनो कंप्रोमाइज्ड पेशेंट को प्रोफिलैक्सिस के लिए दे रहे हैं। फ्लू इट्रा आप दे सकते हैं, इवन बोरी भी दे सकते हैं। ठीक है, वो आपकी अपनी चॉइस है, डिपेंडिंग ऑन के आप किस पेशेंट को डील कर रहे हैं। वो कैंसर का पेशेंट है, वो ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, वो जो है एड्स का पेशेंट है, जो जो भी है, आप उसको प्रोफिलैक्सिस के लिए दे सकते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट में जब एस्परजिलोसिस की बात करें और एजोल्स की बात करें, तो वोरी एंड पोसा 2 ड्रग्स याद रखनी। सर एक क्वेश्चन है जी, सर, अगर डीसीएलटी है पेशेंट को तो वोरिकोनाजोल देंगे या कैस्पोफंगिन, या इनमें से क्या देंगे? डीसीएलडी है और आपको पता है कि आपका कल्चर ग्रो कर गया, और ग्रोथ आपने सैनफोर्ड में जाके वहां लिखा कि ये जो है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस है, और कैस्पोफंगिन खोली और देखा कि हाँ ये सेंसिटिव है, तो आप कैस्पोफंगिन को प्रेफर करेंगे। ठीक है, और अगर नहीं है सेंसिटिव तो फिर एम्फोटेरेसिन बी वो ऑप्शन है आपके पास। सर ठीक है सर, ये पेशेंट ऑलरेडी फ्लूकोनाजोल पे था, अब हम वोरिकोनाजोल स्टार्ट कर रहे हैं, सो व्हाट अबाउट दिस फ्लूकोनाजोल सर? हाँ, फ्लूकोनाजोल हमें बंद करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि वो प्रोफिलैक्टिक डोजेस फ्लूकोनाजोल पे था। ठीक है, प्रोफिलैक्टिक डोजेस थी, उनको हमने थेराप्यूटिक डोजेस में, मैंने पहला ऑप्शन में लिखा कि उसको कन्वर्ट कर दें या फिर हम वोरिकोनाजोल स्टार्ट करें। तो फ्लूकोनाजोल हम बंद कर देंगे, हमें एक एंटीफंगल देनी है, वो प्रोफिलैक्सिस भी करेगी और साथ ही हमारी इन्वेजिव एस्परजिलोसिस को ट्रीट भी करेगी। ठीक है सर। ठीक है, आगे चले। तो ये ग्रो किया है इस पे, और इसकी शक्ल देखें जरा, कुछ समझ आती है?